हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी पॉलिटी कर रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से, डीपली से, तो हमने कल करा था अपनी जो क्लास में, कल जो क्लास थी हमारी उसमें किया था हमने, यानी कि नगर पंचायत से संबंधित। ठीक है, वहाँ हमने करा था आर्टिकल 243 से 243 तक। ठीक है, आज हम करेंगे इसमें हम शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, हमने ग्रामीण देख लिया था कल की क्लास में, आज हम देखेंगे इसमें शहरी वाला। ठीक है, जो हमारा नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित होगा। ये हमारा जो है 12वीं अनुसूची के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो हमारा भाग 9A को इसमें जोड़ा गया है। और ये जो हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 बी तक है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास को जो है लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें इसमें जो है रह जाएंगी। और थ्योरी क्लास है, हम नहीं चाहते कि इसमें थ्योरी क्लास में हमारी कुछ चीज़ें छूटे, क्योंकि इस क्लास को दोस्तों आप करने के बाद में इस चैप्टर के प्रीवियस से उठा लेना। उसमें आपको जो है अगर क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर आपने क्लास कर ली है तो जो प्रीवियस ईयर है आप उसमें जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन जो है हमारा। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका इतिहास बना, उसको बिल्कुल डीप तरीके से देखेंगे। बाद में हम इसमें जो है आर्टिकल देखेंगे, यानी टोटल आर्टिकल इसमें कितने थे। ठीक है, अभी हम इसका इतिहास देखेंगे। जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन जो है, इसकी शुरुआत जो है रिपन के काल से हुई थी। जो हमारा वायसराय रिपन था, रिपन के काल से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसकी शुरुआत हुई है ये 1882 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और जो भारत में पहला नगर निगम बना था वह 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया था। यानी कि जो पहला नगर निगम था भारत के अंदर वो 29 सितंबर 1688 को मद्रास के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो इसकी स्थापना इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने की थी। जो उस समय इंग्लैंड का राजा था जेम्स द्वितीय, उसने जो है भारत में इसकी स्थापना की थी, क्योंकि 1688 के समय में भारत जो है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही हमारा थोड़ा सा अगले पॉइंट है इसमें। इसे ग्रेट ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल देशों का सबसे पुराना निकाय, नगर निकाय जो है माना जाता है, क्योंकि जो है राष्ट्रमंडल जो ब्रिटेन के बाहर जो राष्ट्रमंडल देश हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो देश हैं हमारे, जो हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारी वो हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक है, इस बाद में इसका नाम जो है बदलकर चेन्नई नगर निगम कर दिया गया था। पहले जो इसका नाम था मद्रास नगर निगम के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में जो इसका नाम बदल करके चेन्नई नगर निगम कर दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इसी में, चेन्नई का ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। सही है, जो चेन्नई के अंदर हमारा, ठीक है, एक तो हमारा जो मद्रास के अंदर एक नगर निगम हमने स्थापित कर दिया था। ठीक है, मद्रास के अंदर ही ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जो है ये भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा यह है इसमें कि यह यूनाइटेड किंगडम के सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम है। यानी कि अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहला जो नगर निगम था हमारा वो सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के नाम से वो पहला बनाया गया था, वो विश्व के अंदर पहला बनाया गया था। ठीक है, और ये हमारा यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, यानी यूके के अंदर। ठीक है, ब्रिटेन में। और जो दूसरा था सबसे पुराना वो भारत के अंदर था, मद्रास नगर निगम। ठीक है, वो भारत के अंदर मद्रास जो था पहला था, विश्व के अंदर जो है दूसरा था। ठीक है, इसी के बाद ही बम्बई और कोलकाता में 1726 में नगर निगम स्थापित किए गए थे। पहला हमारा भारत के अंदर मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है, 29 सितंबर 1688 को। जो दूसरे स्थापित किए गए थे वो बम्बई और कोलकाता में बाद में इसमें स्थापित कर दिए गए थे, और उनकी स्थापना जो 1626 में ये किए गए थे। दोस्तों, इसको यहाँ आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। ये हमारा संविधान लागू हुआ था, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था हमारा, ये 24 अप्रैल 1993 को इसमें लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन था इसको जो है 1 जून 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, और जो हमारा पंचायत वाला था, जो पंचायतों को लागू किया था वह हमारा 23 अप्रैल को लागू किया गया था 1993 में राजस्थान के बगदरी गांव में। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही अगला पॉइंट हमारा इसमें यह आता है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जब हमारा 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये दक्षिण भारत से आने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रपति थे ये शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय रखे गए थे। ठीक है, हमने जो है शहरी स्थानीय स्वशासन में जो है 18 विषय रखे गए हैं और ग्रामीण में जो है 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, जो 18 विषय रखे गए हैं, हमारा जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ये इन 18 विषयों पर ही कानून बना सकता, इनसे बाहर हट करके कानून नहीं बना सकता। जो हम इन 18 विषय हमारे जो इनमें शक्तियाँ वगैरह दी गई हैं, इनको हम आर्टिकल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही संविधान में भाग 9 ने जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243
पी से 243 जेड जी तक इसमें जोड़े गए थे। यानी कि जो हमारा 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसी के द्वारा हमारा संविधान में भाग 9 ने जोड़ा गया था और 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़ा गया था। जो हमारा ग्राम पंचायत था उसमें हमारा 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जो हमारी ग्राम पंचायत वाली क्लास थी जो हमने कल कराई थी, ठीक है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है तो इस क्लास को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर देखा था, यहाँ पर हम जो है इसको शहरी स्तर पर देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट जो हमारा आर्टिकल है। यहाँ तक तो हमने इसका इतिहास देख लिया, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से शुरुआत हुई थी और राष्ट्रपति कौन था हमारे देश का उस समय, प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स किस तरीके से, आर्टिकल्स की परिभाषा वगैरह किस तरीके से दी गई है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारा आर्टिकल 243 पी आ जाता है, इसमें जो परिभाषाओं से संबंधित है, यानी कि जो हमारे नगर पालिका की परिभाषा, शहरी स्थानीय स्वशासन की परिभाषा, ये इससे संबंधित हो जाएगा। जैसे कि हमने आर्टिकल 243 ए में पढ़ा था कि जो हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सभा की परिभाषाएं थी, उसी तरीके से हमारे यहाँ शहर की परिभाषाएं, इसमें जो शहरी स्थानीय स्वशासन की परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, और आगे आ जाता है हमारा आर्टिकल 243 क्यू। इसमें जो है नगर पालिकाओं का गठन है, यानी कि इसमें नगर पालिकाओं का गठन किस तरीके से होगा, किस स्तर पर होगा नगर पालिकाओं का गठन और कितनी आबादी पर इसका गठन होगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यह महानगर में जो है नगर निगम की स्थापना होगी। ठीक है, महानगर के अंदर नगर निगम की एक स्थापना हो जाएगी। ठीक है, और शहर के अंदर जो है एक नगर पालिका की स्थापना होगी। ठीक है, यानी कि महानगर में जो है नगर निगम होगा और शहर के अंदर एक नगर पालिका होगी। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट है हमारा, नगर निगम भारत में एक स्थानीय सरकार का एक प्रकार है, यानी कि नगर निगम जो है भारत में एक स्थानीय सरकार का एक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला इसमें पॉइंट आ जाता है हमारा, नगर निगम 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करता है। यानी कि जो नगर निगम होगा, ठीक है, मान लो किसी शहर में नगर निगम है, तो जो नगर निगम होगा हमारा, जिस मान लो उस शहर की मान लो जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, तो उसके अंदर जो नगर निगम की स्थापना हो जाएगी। यदि उसकी जो जनसंख्या 10 लाख से नीचे है तो उसके अंदर जो है नगर पालिका की स्थापना होगी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 243 आर आ जाता है। ये आर्टिकल हमारा 243 आर ये कहता है कि नगर पालिकाओं की संरचना, यानी कि नगर पालिकाओं की संरचना किस तरीके से होगी और यानी इसकी स्थापना जो कौन करेगा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक आता है हमारा इसमें पहला पॉइंट ये है कि नगर पंचायत। ठीक, नगर पंचायत जो है ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। जो हमारा नगर पंचायत होगा ये हमारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसमें एक वार्ड तथा वार्ड में एक सदस्य होगा। यानी कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा इसके अंदर एक वार्ड होगा तथा वो वार्ड के अंदर भी एक सदस्य होगा, यानी जो सदस्य होगा वो इसका अध्यक्ष होगा और जिसका चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि नगर पंचायत में एक हमारा निर्वाचन क्षेत्र होगा, इसमें एक हमारा वार्ड होगा, वार्ड के अंदर जो एक सदस्य होगा वो सदस्य जो होगा वो अध्यक्ष होगा उसका। ठीक है, और जो इस अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा और जो इसका चुनाव कराएगा वो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग इसका जो है चुनाव कराता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट ये है कि नगर पालिका जो है हमारी, जैसा हमारा नगर पंचायत है उसी तरीके से हमारी ये नगर पालिका जाएगी और नगर पालिका के अंदर भी हमारा एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, एक वार्ड होगा, वार्ड में एक सदस्य होगा और उस सदस्य का चुनाव भी जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला आ जाएगा नगर निगम। नगर निगम भी एक हमारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा और इसमें भी एक हमारा जो है वार्ड होगा नगर निगम के अंदर और वार्ड के अंदर जो एक सदस्य होगा वो सदस्य हमारा एक अध्यक्ष होगा उसका, और अध्यक्ष का चुनाव जो है हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसा कि आप जो है नगर निगम का, जैसे कि जो नगर निगम का एक इसमें वार्ड में होता है, वार्ड में एक हमारा पार्षद होता है यानी कि सभासद होता है, तो हम उसमें जो सभासद का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम सभासद का चुनाव जो उसमें मतलब जो हम मतदान होता है उसमें हम उसमें मत डाल करके आते हैं, यानी कि सभासद के चुनाव में ये एक प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें भी अगला पॉइंट है हमारा, कुछ ऐसे लोगों को भी मनोनीत किया जा सकता है जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का अनुभव हो। यानी कि कुछ लोगों को मनोनीत कर दिया जाएगा जिन्हें नगर पालिका के प्रशासन की जो है ज़्यादा जानकारी हो और वो अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, और मनोनीत व्यक्ति नगर पालिका में अपना मत नहीं दे सकते। यानी कि जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिन्हें मनोनीत किया जाएगा और जो नगर पालिका के अंदर जो है जब मत देने की बात आएगी तो जो मनोनीत व्यक्ति होंगे वो अपना मत नहीं दे पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, मत नहीं देंगे, यानी कि उनको इसका अधिकार व शक्तियाँ उनको नहीं दी जाएंगी कि तुम भी मत दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बस उनको जो है मनोनीत कर दिया जाएगा, बाकी अन्य काम जो सभी करते हैं उनको वो सभी काम दिया जाएगा, लेकिन जो है मत नहीं दे सकते। ठीक है, यह अधिकार इनको नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट है हमारा, राज्य विधानमंडल चाहे तो विधि द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के नगर पालिका के सदस्य भी हो सकते हैं। यानी कि जब हमारा राज्य जो हमारा विधानमंडल है वो चाहेगा तो विधि बना करके यानी कानून बना करके जो लोकसभा का हमारा सदस्य होगा यानी कि सांसद होगा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं हमारे विधायक, वो जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा उसमें नगर पालिका के सदस्य भी वो हो सकते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे इसी में अगला पॉइंट हमारा राज्यसभा अथवा जो हमारी विधान परिषद होगी। हमने वहाँ पर जो देखा था पिछले वाले पॉइंट में हमने लोकसभा और विधानसभा को देखा था, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें। अब यहाँ पर जो हमारा राज्यसभा और विधान परिषद को देखेंगे। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य अपने क्षेत्र में जहाँ मतदाता के रूप में पंजीकृत है, यहाँ यानी कि जहाँ की जो हमारी मतलब जिस क्षेत्र के हैं वो उस क्षेत्र की उसमें जो मतदाता सूची में जो उनका नाम है पंजीकृत, ठीक है। पढ़ने वाले नगर निगम अथवा नगर पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारी नगर निगम और जो नगर पालिका, यानी कि इसमें जो है हमने जो राज्य विधानमंडल हमने देखा था लोकसभा वाला जो था हमारा, इसमें जो है नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। और जो हमारे राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य होंगे वो नगर निगम और नगर पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा होगी हमारी वो नगर पालिका के सदस्य होंगे, और जो हमारी राज्यसभा और विधान परिषद होगी वो नगर निगम और नगर पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करते हुए चलना, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि नगर निगम व नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि जो हमारा नगर निगम और वो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है वो आपने देखा होगा मेयर यानी महापौर उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, नगर निगम का। और हमने ये देखा होगा कि जिसके क्षेत्र में नगर निगम मतलब जिन शहरों में नगर निगम है तो वहाँ पर जो है मेयर का चुनाव और सभासद का चुनाव जो है एक साथ होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और दोनों का जो है मतदान किया जाता है दोनों के चुनावों में, ठीक है। और जो हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह राज्य विधानमंडल जो है तय करता है। यानी कि इनका चुनाव जो किस तरीके से होना है, प्रत्यक्ष होना है या अप्रत्यक्ष होना है, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि जो हमारी स्थानीय सरकार भारत की जो ये हमारी स्थानीय सरकार है यानी कि ग्रामीण और शहरी, ये दोनों हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत यानी कि उसके अधीन रह करके कार्य करती है। ये अपना स्वतः कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। इनको जो है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत रह करके ही कार्य करना होगा, ये स्वतः ही अपना यानी स्वविवेक पर अपना कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आता है हमारा आर्टिकल 243S। इसमें जो है समितियों के गठन की बात की गई है, यानी कि समितियों का गठन किस तरीके से होगा, वो कितनी संख्याओं मतलब जो कितनी जनसंख्या मतलब कितनी आबादी के ऊपर जो है एक समिति का गठन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट यह है, यदि जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, ठीक है, तो 3-4 वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाई जा सकती है और इसका एक अध्यक्ष होगा। यानी कि मान लो कि शहर की जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक है तो 3-4 वार्डों को जो मिला करके यानी कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसमें मान लो जो 3-4 हमारे वार्ड हैं उनको मिला करके एक समिति बनाई जाएगी और उसका जो समिति का एक अध्यक्ष होगा। यानी कि अध्यक्ष हमारा ये वो होगा जो हमारा मेयर महापौर होते हैं ना, ये उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा एक नगर निगम के अंदर जो है काफ़ी सारे वार्ड होते हैं, तो उन वार्ड को मिला करके एक समिति बना दी जाएगी और उसका अध्यक्ष जो है मेयर या महापौर को बना दिया जाएगा। और अब मैंने अभी बताया पिछले पॉइंट में आपको, जो मेयर होता है इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट यह आता है कि इस समिति का गठन अथवा चुनाव राज्य विधानमंडल करता है। यानी कि जो समिति होगी इसका गठन और जो चुनाव होगा राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और राज्य विधानमंडल जो चुनाव करवाता है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका चुनाव जो है करवाया जाता है। इसको जो भारत का हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इनके चुनाव नहीं कराते। क्योंकि हमसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे नगर पालिका वगैरह हैं इनका चुनाव जो किस मतलब जो है कौन सी संस्था कराती है, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। क्योंकि जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत है इनका चुनाव जो है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा आर्टिकल 243T। इसमें जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। जैसा कि हमने ग्राम पंचायत में देखा था, उसमें जो है आरक्षण की जो बात कही गई थी ग्राम पंचायत में, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। उसमें एक कहा गया था कि महिलाओं को जो है और अनुसूचित जाति जनजाति को जो है कुल सीटों का जो है 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें नगर पालिकाओं में जो है ऐसा नहीं है। नगर पालिकाओं में हम देखेंगे कि इनको जो है कितने % आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट हमारा यह है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, को जनसंख्या के अनुपात में जो हमारी नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति निवास करती हैं उनको जो आरक्षण दिया जाएगा वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। और जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा वो कुल सीटों का, मान लो हमारी उसमें जो है 90 सीटें थी, ठीक है, तो इन महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा 90 सीटों का 1/3 निकालेंगे हम यहाँ से, तो 3-3-9 यानी कि जो 90 में 30 सीटें होंगी ये महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यानी कि इनको जो है 30 सीटों पर जो चुनाव होगा, ठीक है, महिलाएं चुन करके आएंगी इन 30 सीटों पर, ठीक है। और यह इससे कम नहीं हो सकता। यानी कि जो 30 सीट जो हमारा 3% मतलब जो हमारा 1/3 है यानी 33.33% जो हमारा चुनाव होगा इसमें महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये आरक्षण जो होगा ये इस
1/3 से कम नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 243U। इसमें जो है नगर पालिका की अवधि से संबंधित है, यानी कि जो हमारी नगर पालिका की अवधि होगी वह कितने समय तक के लिए हो सकती है। जैसा कि हमने उसमें देखा था, हमने ग्राम पंचायत में कि हमारा जो ग्राम पंचायत की अवधि जो होती थी वो 5 साल तक की होती थी, उसको जो 5 साल से पहले ही विघटित कर दिया जा सकता था। ठीक है, और विघटित होने के बाद यदि 4 साल 4.5 साल में विघटित हो जाती है तो जो नई हमारी नई ग्राम पंचायत आएगी, ठीक है, तो उसका जो चुनाव होता था हमारा, यानी 4.5 में हो जाती थी तो उसका चुनाव नहीं होता था। ठीक है, दोबारा से जो नई पंचायत आती थी हमारी, उसका चुनाव जो है पूरे 5 साल के लिए आती थी, अपने पूरे कार्यकाल के लिए। लेकिन यदि वो 5 साल से पहले ही विघटित हो जाती थी तो उसका जो है, यानी 2-3 साल में पूरी विघटित हो रही है तो वो जो बचे हुए समय के लिए आती थी नई पंचायत हमारी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नगर पालिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो नगर पालिका की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का जो हमारी नगर पालिका है, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा हमारा, ठीक है, जो हमारे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है, एक तो हमारा लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, और एक हमारा विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और हमारे एक नगर पालिका का भी जो है हमारा ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो जिसके प्रत्यक्ष चुनाव होना है, इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना कि जिनके हमारे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। और हमारा राज्यसभा, विधान परिषद जो होते हैं ना, ठीक है, तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका कार्यकाल जो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य। ठीक है, इसमें हमारा आर्टिकल 243B ये कहता है कि सदस्यों की योग्यता, जो मान लो जो इसके नगर पालिका के हमारे सदस्य होंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जो नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे इसी में अगला पॉइंट हमारा यह है कि न्यूनतम आयु जो है 21 से 25 वर्ष के बीच है तो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आयु जो है 21 से 25 वर्ष के बीच में उसकी आयु है, यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, तो वह जो हमारी न्यायपालिका है इसका चुनाव जो है वो लड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में यह है कि राज्य विधानमंडल योग्यताओं से संबंधित विधि बना सकता है। जो हमारा राज्य विधानमंडल होगा इनकी योग्यताओं से संबंधित जो है विधि बनाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे अगला आर्टिकल आया था हमारा आर्टिकल 243W। ठीक है, 243W में हमारा नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व इसमें दिए गए, यानी कि नगर पालिकाओं की जो शक्तियाँ हैं और उत्तरदायित्व हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा इसको दिए जाते हैं नगर पालिका को, और ये किस तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आगे कुछ फैक्ट देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा 243W से। ठीक है, इसमें दे रखा है कि पहला पॉइंट हमारा राज्य विधानमंडल तय करता है और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके, यानी कि जो इनकी शक्तियाँ होंगी हमारी नगर पालिका की, ठीक है, तो उसकी शक्तियाँ जो है हमारी कितनी शक्तियाँ इसको दी जाएंगी कि अपनी शक्तियों का प्रकार ये किस प्रकार से करेगा और अपने दायित्व जो है ये किस प्रकार से निभाएगा। तो ये हमारा राज्य विधानमंडल तय करता है, और ये तय जो करता है हमारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके, यानी कि इसको ऐसी शक्तियाँ दी जाएंगी ये अपनी शक्तियों का अगर प्रयोग करे तो उससे जो आर्थिक विकास हो और सामाजिक न्याय भी हो। ऐसा नहीं है कि समाज में अभद्रता फैल जाए और समाज को जो है मतलब सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाए। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हमारे आता है कि ऐसे कृत्यों का पालन करना जो 12वीं अनुसूची में लिखे गए, यानी कि कुछ ऐसे कृत्य हैं हमारे, कुछ कार्य हैं ऐसे जो 12वीं अनुसूची में लिखे गए। ठीक है, इन कृत्यों का जो है वो पालन करेगा। ठीक है, और जो इसको 18 विषय दिए गए हैं उन विषयों पर जो है ये कानून बना सकता है। ठीक है, जो हमारी ग्राम पंचायत थी उसको जो है 29 विषय दिए गए थे, और जो हमारी नगर पालिका है इसको जो है हमारे 18 विषय दिए गए, और ये इन 18 विषयों पर ही कार्य करेगा, और यानी कि इन 18 विषयों से बाहर होकर के कार्य नहीं करेगा। अगला आया था हमारा आर्टिकल 243X। इसमें कहा गया है कि करारोपण की शक्तियाँ एवं निधियाँ, यानी कि जो हमारा करारोपण की शक्तियाँ हैं ये इसको राज्य विधानमंडल के द्वारा दी जाएंगी, और जो हमारा राज्य विधानमंडल होगा इसको कौन कौन से कर दे सकता है ये, यानी ये कौन कौन से जो हमारी नगर पालिका होगी कौन कौन से कर लगा सकती है। ठीक है, ये इसकी शक्तियाँ इसको दी गई हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसी में हम राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को कर लगाने, शुल्क, पथकर, चुंगी कर, जल कर, गृह कर लगाने का अधिकार दे सकता है। जो राज्य विधानमंडल होगा वो नगर पालिकाओं को एक तो कर लगाने का अधिकार देगा। कर लगाने में एक तो शुल्क कर लगा सकते हैं, ये पथकर भी लगा सकता है, चुंगी कर भी लगा सकता है, जल कर भी लगा सकता है, और गृह कर भी लगाने का अधिकार इसको दिया था। आपने देखा होगा शहर के अंदर एक तो हमारा हाउस टैक्स आता है, एक वाटर टैक्स आता है, ये हमारा नगर निगम के थ्रू ही आता है, यानी नगर निगम हमसे ये वसूलता है। और ये नगर निगम को शक्ति जो दी गई है हमारी, मान लो अगर जिस शहर में नगर निगम है तो ये नगर निगम वसूलेगा, यदि नगर पालिका है तो इसको जो है नगर पालिका वसूलेगी, और ये इसको शक्ति जो दी गई है ये राज्य विधानमंडल के द्वारा इसको शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 243(22). 243(22) में जो है वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन इसमें किया गया है, यानी कि वित्तीय स्थिति जो है हमारी किसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 243(22) से संबंधित है।
राज्य वित्त आयोग जो है करता है। जो हमारी वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन जो करेगा वो राज्य वित्त आयोग करेगा, और यह अनुच्छेद हमारा 243 I के द्वारा, क्योंकि हमारा 243 I में हमारा वित्त आयोग राज्य जो हमारा राज्य वित्त आयोग है ये आर्टिकल 243 I जो उससे संबंधित था, और जो वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा इसको किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 243Z। ठीक है, इसमें जेड में ये कहा गया है कि नगर पालिकाओं का लेखा जोखा, यानी नगर पालिकाओं को जो लेखा होगा यानी कि जो इसकी ऑडिटिंग होगी वो किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि नगर पालिकाओं के लेखों की जो संपरीक्षा होगी यानी कि ऑडिटिंग, ठीक है, और जो इसका अकाउंट होगा, ठीक, राज्य विधानमंडल के द्वारा तय कराई जा सकती है। यानी कि जो हमारी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, इनकी जो संपरीक्षा को इंग्लिश में जो ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नगर पालिकाओं की जो ऑडिटिंग की जाएगी इसके लेखों की, तो वो राज्य विधानमंडल के द्वारा कराई जाएगी। ये अपने स्व विवेक पर इसको नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता करके आ रहा हूँ कि जो हमारी नगर पालिकाएं ये स्थानीय स्वशासन है हमारा, ये राज्य विधानमंडल के अधीन रह करके ही कार्य करेंगी, ये स्व विवेक पर अपना कोई कार्य नहीं करेंगी। ठीक है, आगे आता है अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 243ZA। ठीक है, इसमें जो है नगर पालिकाओं का निर्वाचन दिया गया है, यानी कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन जो है किस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी देख लेना, क्योंकि हमने जो है बिल्कुल डीप तरीके से, आपने अगर हमारी पहली क्लास देखी है तो उसमें हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया था और आज हम पहुंच गए आर्टिकल 243Z तक, यानी कि हम सभी आर्टिकल्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। और आपने अगर कंटिन्यू हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि हम बिल्कुल विस्तार से देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ से पूरी पॉलिटी एक बार कवर कर ली तो आप जो है भारत में किसी भी एग्जाम्स में जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना और आप जो है बिल्कुल अच्छा स्कोर अपना करके आएंगे। ठीक है, हम जो ये आर्टिकल है हमारे सभी को, इसलिए हम चाहते थे दोस्तों इसमें कि आर्टिकल थोड़े बहुत कराए और छोड़ दे उसमें, तो ऐसा नहीं है। हम आर्टिकल्स और इनके सब आर्टिकल्स को सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि अब हमारा जो क्वेश्चंस का ट्रेंड बन गया है, एग्जामिनर जो बनाता है हमारा, अब वो कथन के रूप में हमको क्वेश्चन देने लगा है। जैसा पीसीएस प्री में हमसे क्वेश्चन जो है कथन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमसे जो है इनके सब क्लोज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए हम सब क्लोज को भी इनको कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसमें आर्टिकल 243ZA। आर्टिकल 243ZA में कहा गया है कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ठीक है, जो नगर पालिकाओं का निर्वाचन है वो कौन कराएगा। ठीक है, तो निर्देश, नियोजन और संचालन व अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी कि जो नगर पालिकाओं के निर्वाचन का जो निर्देश वगैरह दिए जाते हैं, नियोजन हो गया, और जो चुनावों का इनके जो है निर्वाचन का जो संचालन होगा, ठीक है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 243ZB। इसमें जो है नगर पालिकाएं संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा था पंचायत को जो है हम संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक हमारा अपवाद था, राष्ट्रपति जो था उसके कुछ प्रावधानों को या फिर सभी प्रावधानों को रोक सकता था, ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी। लेकिन जो हम नगर पालिकाओं का जो संघ राज्य क्षेत्र होगा, इनको जो है संघ राज्य क्षेत्रों में भी नगर पालिकाओं को लागू कर सकते हैं, जैसे ही दिल्ली में। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 243ZC। इसमें जो है ZC में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में नगर पालिकाएं लागू नहीं की जा सकती। जैसा कि हमने देखा था हमारी जो ग्राम पंचायत थी वो कुछ क्षेत्रों में हम लागू नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें जो है हमारा किन क्षेत्रों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र थे हमारे, जैसे कि नागालैंड हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है हम उसमें उसमें जो ग्राम पंचायत थी उनको लागू नहीं कर रहे थे हम। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे जो हमारी नगर पालिकाएं होंगी इनको जो है इन क्षेत्रों में लागू नहीं कर रहे हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में नगर पालिकाओं को लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों अगर आपने जो है हमारी कल वाली क्लास देखी है, ठीक है, वो उसको आपने अच्छी तरीके से पूरा समझ लिया, पढ़ लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है इस वाली क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ पढ़ रहे थे ग्राम स्तर पर और हम यहाँ पढ़ रहे हैं शहरी स्तर पर। तो वहाँ पर जो हम रोक लग रही थी हमारी ग्राम पंचायत की, वो जनजातीय क्षेत्रों में उस पर रोक लग रही थी, मतलब लागू नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो लागू नहीं हो रही है शहर में या औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं हो रही है नगर पालिकाएं। ठीक है, आगे देखेंगे आधा आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 243ZD। इसमें जो है जिला नियोजन समिति की बात कही गई है आर्टिकल ZD में, यानी कि जिला नियोजन समिति जो है हमारी, ये इसमें सदस्यों का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से इसमें चुनाव होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि समेकित योजना का निर्माण एवं लागू होना। जो समेकित योजनाएं होंगी, ठीक है, जो जिला योजना समिति की स्थापना करने की, जो जिला योजना समिति है इसका गठन करने के बाद में जो हमारी समेकित योजनाएं होंगी, ठीक है, उनका निर्माण और लागू होना हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा यह है कि इसमें नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य के 4/5 या फिर 80% सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो हमारी जिला योजना समिति होती है, ठीक है, इसके अंदर जो जिला योजना समिति के अंदर हमारी नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों ही आ जाती हैं जिला योजना समिति के अंदर। और जो इसके सदस्यों का चुनाव होगा, जो 80% मान लो इसके जो है 400 सदस्य हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो इनका जो है हम 4/5 निकाल के, 4/5 ही हमारा 80% होता है। तो जो इसके सदस्य होंगे 4/5, उनका चुनाव जो होगा, वो जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, ठीक है। बाकी को मनोनीत कर लिया जाता है, जिनको जो है उसको इस नगर पालिका की जो है यानी कि अनुभव होगा, तो उनको जो मनोनीत कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आगे आता है हमारा आर्टिकल 243 इसमें ये कहा है कि महानगर योजना समिति, जो हमारी जिला योजना समिति थी, हमारी जिला स्तर पर बनाई जा रही थी, और जो हमारी महानगर योजना समिति है, ये हमारे छोटे स्तर पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्येक महानगर समिति में 2/3 नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। जो हमारी जिला योजना समिति थी, हमारी बड़े स्तर पर थी, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या वाले, जो हमारी ज़्यादा जनसंख्या है जिन क्षेत्रों में, ठीक है, जिन शहरों में, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हो रही थी, ठीक है। इसके 4 बड़े सदस्य उसमें निर्वाचित हो रहे थे, ठीक, 4/5 सदस्य जो निर्वाचित हो रहे थे। जो महानगर योजना समिति है, इसमें जो सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, तो इसमें 2/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आता है इसी में अगला पॉइंट हमारा, यह समिति राज्य के विकास से संबंधित कार्य करेंगी, ठीक है। इन समितियों की स्थापना जो की जाएगी, इस तरीके से की जाएगी, जो समितियां हैं ये राज्य के विकास से संबंधित कार्य करें, इसलिए इन समितियों की जो है स्थापना यानी गठन इनका किया जा रहा है। तो ये भी गठन जो है इनका राज्य विधानमंडल के द्वारा इनका गठन किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 243 इसमें कहा गया है कि विद्यमान विधियों के बने रहना, यानी कि जो विधियां होंगी, ठीक है, जो हमारे कानून है उनका किस तरीके से बने रहना, यानी कि हमारा जो कानून हमारा इस जो 74वें संविधान संशोधन पहले जो हमारा बन गया था, ठीक है, और जो हमारे कानून 74वें संविधान संशोधन से बाद में बने थे, ठीक है, अगर वो दोनों टकराव करते हैं तो किस वाले जो हमारे कानून नियमों को, कौन से वाले नियमों को जो प्रायोरिटी दी जाएगी, इसमें ये देखेंगे हम, जैसा कि हमने ग्राम पंचायत में देखा था, ठीक है। इसमें हमारा पहला पॉइंट दे रखा है कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में पर्वत नगर पालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध यानी कोई उपबंध किया गया है, ठीक है, 74वां संविधान 1993 से पहले, ठीक है। इसी में देखेंगे अगला ये है कि जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, यानी कि जो मान लो पहला जो हमारा कोई कानून जो है 24 जो हमारा 1993 से पहले बनाया गया है, 74वां संविधान संशोधन लागू होने से, ठीक है, और उसी से ही रिलेटेड हमने जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के बाद कोई कानून बनाया, और वो दोनों जो है आपस में असंगत बैठ रहे हैं, यानी टकराव हो रहा है दोनों में, ठीक है। तब तक प्रवृत्त बने रहेगा जब तक उसे सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निश्चित नहीं कर दिया जाता, यानी कि वो तब तक दोनों उनमें जो है टकराव होता रहेगा, यानी कि वो तब तक सक्षम रहेंगे जो हमारा जब तक राज्य विधानमंडल जो है उनमें से एक को खारिज नहीं कर देता। और जो इसमें बता दूं आपको, जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जो नियम जो बनाया गया था उसको प्रायोरिटी जो है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के बाद में जो कानून बना था उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो उससे पहले का कानून नियम बनाया गया था उसको जो है खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष की समाप्ति तक जो भी पहले हो, ये 1 वर्ष की समाप्ति तक रह सकता है, ठीक है, और राज्य विधानमंडल चाहेगा तो उसको पहले भी खत्म कर सकता है, ठीक है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि राज्य विधानमंडल वापस ले ले या फिर 1 वर्ष बाद ये स्वतः ही समाप्ति हो जाएगी, या फिर राज्य विधानमंडल चाहे तो इसको वापस भी ले सकता है, ठीक है, यदि ये टकराव होता है तो उनमें, वरना ये जो है 1 साल के बाद में जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी में आगे आता है हमारा आर्टिकल 243 यानी कि न्यायालयों का हस्तक्षेप। यानी हमने देखा था ग्राम पंचायत में हमारा आर्टिकल 243 जो था उसमें भी न्यायालयों का हस्तक्षेप था, लेकिन वो ग्रामीण स्तर पर था हमारा, ठीक है। इसमें देखेंगे आर्टिकल हमारा 243 है, इसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप जो है हमारा शहरी स्तर पर है, ठीक है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखने के बाद में इस क्लास को देखना, क्योंकि आपको जो बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वो आपने अच्छे से समझ ली तो इसको जो है समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपने हमारी अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप जो है इन क्लासों के साथ साथ उन क्लासों को भी कवर करते रहना और साथ में नोट्स बनाते रहना। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आगे देखेंगे इसी में हमारा न्यायालयों का हस्तक्षेप। तो इसमें कहा गया है कि नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप मतलब जो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, जो हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जो विवाद होते थे, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जो विवाद होते थे, हमारे राज्य विवाद जो होते थे, तो इनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। उसमें जो है जो हमारा न्यायालय होगा उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता था, ठीक है, उनके विवादों को सुन सकता था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों को। लेकिन जो हमारी नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत से संबंधित चुनाव से संबंधित जो है कोई भी मामला होगा, उसमें जो है न्यायपालिका जो है बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। उसमें जो है न्यायपालिका को जो है इसमें अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना। और दोस्तों जो हमारी क्लास है, आप जो इसको अगर सही तरीके से करते हुए आ रहे हैं, तो आपने अगर पिछली क्लास देखी पूरी कर ली है, तो उन क्लासेस को पूरी अगर आप कर चुके हैं तो आप जो उन चैप्टर्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है आप जो आपने चैप्टर यहाँ से अगर अच्छे से पढ़ लिया है
तो उसको जहाँ बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आप नहीं कर पा रहे तो एक बार आप करके बता देना कि जो हमारे पीएस के क्वेश्चन है एक भी बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है। और आपने अगर हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको भी कवर करते हुए चलना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।